नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। ईपीआईसी यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र को लेकर, इसके घोटाले को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है और उसके साथ साथ बीजेपी भी फंस गई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया था कि किस तरह बंगाल में एक ही ईपीआईसी नंबर के कई कार्ड मौजूद हैं और जो कार्ड हरियाणा या महाराष्ट्र में मतदाताओं के पास है, उसी नंबर के कार्ड पश्चिम बंगाल के वोटर्स के पास भी है। तो चुनाव आयोग ने इस सवाल पर यह कहा था कि हम जांच कर रहे हैं और हो सकता है कोई तकनीकी गड़बड़ के कारण एक ही नंबर के कार्ड अलग-अलग मतदाताओं को मिले हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने तब अपनी गलती नहीं मानी थी और ये कहा था कि हम इसको सुधार रहे हैं और इसमें अगर नंबर दो एक ही नंबर के कार्ड दो जगह हैं, फिर भी कोई भी इस तरह से वोट नहीं डाल सकता। जो जिस जगह रजिस्टर्ड है जो वोटर, वो उसी जगह पर वोट डालेगा। इस तरह से चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया और ये मान लिया था कि उसकी सफाई आ गई और उसके बाद अब इस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि अब सवाल और तेज हो रहे हैं और इसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, शिवसेना, तमाम दल जो हैं वो मिलकर इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर ये एपिक घोटाला जो है, क्या इस पर कभी चुनाव आयोग ठीक से जवाब देगा और क्या बीजेपी इस मामले में अपनी सफाई देगी? क्योंकि बीजेपी पर ही आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए उसने एक के बाद एक चुनाव जीते हैं और इसमें उसने धांधली करवाई है। चुनाव आयोग को उसने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। ये आरोप विपक्ष बार-बार लगा रहा है और विपक्ष का सीधा कहना ये है कि अगर चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद नहीं की, तो जो हम मांग रहे हैं, आप हमको वोटर लिस्ट पूरी की पूरी दे दीजिए ताकि हम खुद मिलान कर लें। लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी राजी नहीं है और आज राहुल गांधी ने, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने संसद में इस सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार नहीं बनाती है वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग बनाता है और हम ये मांग रहे हैं, हम यानी पूरा विपक्ष, सभी राज्यों में जहां-जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, वो तमाम सरकारें, तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसको देता है या नहीं देता। और राहुल गांधी ने ये मांग भी कर दी कि संसद में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओके भी कह दिया। यानी ओम बिरला भी अब शायद इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव में जो गड़बड़ी हो रही है, उसका अब पूरा खेल जो है वो सामने आना चाहिए, वरना चुनाव की प्रक्रिया पर अविश्वास और संदेह बढ़ता रहेगा। ये दिख रहा है। आज कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए पैरवी करता है, वो उसके टूल की तरह काम कर रहा है। अजय माकन ने यही आरोप लगाया। आज राज्यसभा में टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट भी किया इसी मुद्दे को लेकर और ये जो पूरा मामला है, इस पर अब कांग्रेस के जो सवाल हैं और शिवसेना ने भी आज अपने मुखपत्र सामना में इसको सीधे-सीधे एक बड़ा स्कैम यानी घोटाला बताया है और ये कहा है कि डुप्लीकेट ईवीएम, डुप्लीकेट मतदाता सूची, डुप्लीकेट मतदाता नंबर और उससे जो मिली है जीत, वो भी डुप्लीकेट है। यानी यहाँ पर शिवसेना ने साफ-साफ कहा कि बीजेपी को जीत जो हासिल हुई है, वो असली नहीं है, नकली है। तो नकली जीत का अब ठीकरा जो है बीजेपी पर, उस पर ये आरोप लगाया जा रहा है और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है चुनाव आयोग पर। आज शिवसेना ने सामना में जो संपादकीय लिखा है, उसमें कई कड़े प्रहार उसने चुनाव आयोग पर किए हैं और बीजेपी पर किए हैं और इधर कांग्रेस ने भी अब एक 17 साल पुराने चुनाव आयोग के बयान को लाकर सामने खड़ा कर दिया और बताया और पूछा है उससे चुनाव आयोग से कि बताइए, आपने 2008 में सच बोला था या आज आप सच बोल रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर 2008 को चुनाव आयोग का एक बयान आया था जिसमें उसने बताया था कि हमने सभी मतदाताओं को जो नंबर दिए हैं, यूनिक नंबर दिए हैं, जो मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है उसका जो नंबर है वो यूनिक है। यूनिक मतलब जो एक आदमी के पास है वो दूसरे आदमी के पास नहीं हो सकता। लेकिन अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हाँ, जो नंबर है, एपिक नंबर जिसको कहा जा रहा है, वो यूनिक नहीं है या वो डुप्लीकेट हो रहे हैं और उसमें कोई गड़बड़ी है। तो कांग्रेस ने उससे पूछा है कि भाई आप बताइए, आपने 17 साल पहले सच बोला था या आज सच आप बोल रहे हैं? आपके 17 साल पुराने बयान को माना जाए या आज की बात को सच माना जाए? और आज भी जो चुनाव आयोग जिस गड़बड़ी की बात स्वीकार कर रहा है, उसमें वो ये कह रहा है कि हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया है, हम सुधार कर रहे हैं और अगले 3 महीने में हम सारे मतदाताओं को आधार कार्ड की तरह ही हम ऐसा नंबर देंगे जो यूनिक रहेगा और उसमें फिर कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी।
ये अब फिर चुनाव आयोग ने नया दावा कर दिया है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये दावा किया है कि हम अगले 3 महीने में इस पूरी प्रक्रिया को सुधार लेंगे। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये दशकों से या ये बहुत पुरानी समस्या है, यानी जो पुरानी समस्या है चुनाव आयोग उसको जानता था, राजीव कुमार उसको जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं सुधारा गया। और क्यों नहीं सुधारा गया? क्या इस गड़बड़ी के जरिए ही बीजेपी को जीत दिलाई गई चुनाव में, जैसा कि शिवसेना का आरोप है, या जो कांग्रेस कह रही है कि आपने तब सच बोला था या आज सच बोल रहे हैं? तो चुनाव आयोग बुरी तरह इन विपक्ष के सवालों में फंस गया है, और फंस गई है बीजेपी, क्योंकि उसकी जो जीत है वो नकली है, डुप्लीकेट है, घोटाले से मिली हुई जीत है। ये बात आज एक बार फिर विपक्ष साबित करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग खुद, फिर ये माना जाना चाहिए कि अभी जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली चुनाव में हुई थी वो सही थी, विपक्ष के आरोपों में दम था, और जो गड़बड़ी हुई थी उससे बीजेपी को जीत मिली। तो अब क्या इस मामले में अदालत भी खुद संज्ञान लेगी, ये भी देखना होगा। तो बहुत बड़ा एक नया घोटाला सामने आ गया है, और जिसमें बुरी तरह फंस गई है बीजेपी। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले हम ईवीएम पर बात कर रहे थे, क्योंकि वो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, और वहां पर ये चुनाव आयोग को ये राहत मिल गई कि नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, और जितने भी सवाल थे वो सब खारिज हो गए एक तरीके से कि ईवीएम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो वोटर लिस्ट की बात आ रही है, इसमें जो छेड़खानी की बात है या डुप्लीकेसी की बात है, इसको तो खुद चुनाव आयोग अब स्वीकार कर रहा है। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम सारी चीजों को सुधार रहे हैं, और अगले 3 महीने में, मतलब अभी भी ये माना जा सकता है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, 3 महीने में सुधारा जाएगा। और ज्ञानेश कुमार ने जिस अखबार को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची के प्रकाशन में गलतियां न हो, इसके लिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने वाले विभागों के साथ आयोग समन्वय कर रहा है। जल्दी इसके लिंकअप का काम भी पूरा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जैसे ही 18 साल की आयु का होगा अथवा किसी मतदाता की मृत्यु होगी, दोनों ही परिस्थिति में आयोग को सूचना मिल जाएगी। मतलब चाहे नाम जोड़ना हो चाहे नाम काटना हो, ये काम सीधे सीधे हो जाएगा, ये ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं। लेकिन अभी ये भी प्रक्रिया में चल रहा है। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसका मतलब कि अभी तक जो वोटर लिस्ट थी, जो चुनाव में जिन लोगों ने वोट डाले, तो विपक्ष के आरोप क्या ये सही है कि जिन लोगों ने वोट डाले उनमें से अधिकतर वोटर, या जितने वोटों से बीजेपी को जीत मिली, जैसे महाराष्ट्र में बताया गया, वो फर्जी वोटर्स थे? ये क्या आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? देखिए समृता जी, प्रथम दृष्टया तो विपक्ष के आरोप बिल्कुल सच होते हुए साबित दिखाई पड़ते हैं, और चुनाव आयोग भी कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गड़बड़ियां हैं। चूँकि उनकी जो विज्ञप्ति है वो ये बताती है कि उन्होंने खुद देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के चीज़ें वायरल हो रही हैं कि एक ही एपिक नंबर पर कई वोट बने हुए हैं, और उसको उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा है और हम इसको ठीक करेंगे, ये उनका कहना है। जो उनकी विज्ञप्ति जो है, इसका मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं और एक ही एपिक नंबर पर कई कई मतदाता हैं, और वो एक ही जो खासतौर से जो आरोप लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि बंगाल के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों के नाम बंगाल में जोड़े जा रहे हैं, तो ये गंभीर आरोप था समृता जी, उसको एक तरीके से चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार कर लिया। तो ये तो साफ समझ में आता है कि चुनाव आयोग अब बैकफुट पर नजर आया है। अभी तक होता यह था समृता जी कि विपक्ष जो बातें करता था, जो आरोप लगाता था, तो उसको गालियां देकर जो था वो चुप करा दिया जाता था कि आप तो झूठे हैं। राजीव कुमार जब तक थे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसी तरीके की भद्दी भद्दी भाषा में चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों का जवाब देता था। लेकिन अब महाराष्ट्र का चुनाव होने के बाद जब विपक्ष को समझ में आया कि भाई हरियाणा में इन्होंने कर लिया, यही इन्होंने महाराष्ट्र में भी कर लिया और अब ये दिल्ली में भी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ग्रास रूट स्तर पर जब चीज़ें हुई, और जो खासतौर से मरकड़वाड़ी गांव जो है, यहाँ उसको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो एनसीपी के विधायक थे वो अपने गाँव में जीत तो गए, लेकिन जो मतलब सीट तो जीत गए, लेकिन वो अपने गाँव में हार गए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जब हमने इनको वोट दिया है और हमने दूसरे को वोट दिया नहीं, तो ये आखिर मसला क्या है। तो वहाँ के लोगों ने तय किया कि भाई हम जो है यहाँ मॉक पोल कराएंगे, और वो हम बैलेट पेपर से कराएंगे, ताकि मालूम पड़े कि जो मशीन कह रही है वो सही कह रही है कि नहीं कह रही है।
तो इसको लेकर जब समिता जी चीज़ें शुरू हुई तो ये विपक्ष को समझ में आया कि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ महाराष्ट्र के चुनाव में हुई हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ के बहुमत मिला और पूरा विपक्ष एकदम गायब हो गया, यानी कि जो 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गायब हो गया था, और 5 महीने बाद जब चुनाव हुए तो मालूम पड़ा कि पूरा इंडिया गठबंधन जो वो गायब हो गया और छप्पर फाड़ के बहुमत आ गया। तो आखिर 5 महीनों में कहाँ सरकार ने ऐसे क्या काम कर दिए कि इतनी ज़बरदस्त सफलता मिल गई। तो उसकी जब छानबीन की गई तो ये चीज़ें सब निकल कर आई कि किस तरीके से 5 महीने में 47 लाख मतदाता जोड़े गए, जो कि 5 साल में भी नहीं जोड़े गए थे, उससे ज़्यादा 5 महीने में जोड़ दिए गए। तब इसको जब बारीकी से देखा विपक्ष ने, तब ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ियां हैं। और फिर राहुल गांधी और सुप्रिया सुले और संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, उन्होंने फिर उसमें बात रखी कि भाई हमने चुनाव आयोग से मांगा है कि भाई आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए और वो एक्सेल शीट में दीजिए, और वो चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया कि वो अभी नहीं देंगे इसको लेकर। तो इसको लेकर फिर शुरू हुआ, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में जब ये चीज़ें सामने आई कि अभी से यानी 1 साल से ज़्यादा का समय वहाँ चुनाव में है, और अभी से वहाँ अगर बीजेपी ने इस तरह की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, ममता बनर्जी ने बाकायदा एक कंपनी का नाम भी लिया कि वो एक कंपनी लगाई गई है और सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ वोटर लिस्ट में से बंगाल के लोगों के नाम काटे जाएँ और यूपी और बिहार के लोगों के नाम इसमें जोड़े जाएँ। तो ये जब उन्होंने आरोप लगाया तब जाके चुनाव आयोग की इस पर स्पष्टीकरण आया और ये स्वीकार किया कि हाँ इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई हैं, उसको हम ठीक करेंगे। फिर ये कहा और ये बताया कि उनका जो ER नोट करके एक जो प्रोग्राम है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। यानी समिता जी एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और वो गड़बड़ियों को अब वो ठीक करेगा, ये उसकी तरफ से कहा गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है समिता जी कि जो उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय से गड़बड़ियाँ हो रही हैं और यूनिक नंबर नहीं होता, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि यूनिक नंबर नहीं होता है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने जो था वो उनका 2008 का जो उनके जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया था पत्र, उसका हवाला देते हुए पूछा है कि भाई आपने उसी समय कहा था 2008 में कि ये यूनिक नंबर होता है, तो अब आप कह रहे हैं यूनिक नंबर नहीं होता है, तो आपकी कौन सी बात को सही माना जाए, आज की बात को कि 2008 की बात को? तो ये सवाल जो उठे, तो इसीलिए अब यहाँ चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आता है। और आज राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी मसले को उठाया समिता जी, जिस पर स्पीकर साहब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए। ये सवाल कर लिया स्पीकर साहब ने कि क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है, यानी सरकार की तरफ से अगर कोई पक्ष आना भी था तो सरकार को रखा, सरकार की तरफ से रखा जाता। भाई संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू रखते, या फिर जो चुनाव से संबंधित विभाग है उसके मंत्री रखते इस बात को, गृह मंत्री रखते, सदन का नेता रखता, प्रधानमंत्री रखते। लेकिन ओम बिरला साहब ने खुद इस पर सवाल कर लिया। इस पर फिर राहुल गांधी ने उनके शब्दों में ही उनको घेर लिया कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्या सरकार जो है बनाती है। तो इसको लेकर बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग पर जिस तरीके के आरोप हैं उससे भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहा जाए कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि ओम बिरला साहब ने जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों का बचाव करने की कोशिश की, उससे विपक्ष के आरोप और सही होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी और ओम बिरला का वो संवाद भी सुन लेते हैं जिसमें ओम बिरला को आखिर में ओके कहना पड़ा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और किस तरीके से मांग की कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए और वोटर लिस्ट हमको मिलनी भी चाहिए। राहुल गांधी का वो जो बयान है उसको सुन लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा ओम बिरला जो है वो खुद ही सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। हालांकि उनका वहां पे कोई काम नहीं है, वो आसंदी पर बैठे हैं, उनको दोनों पक्ष सुनने चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहां वो सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अमरेंदु जी, यहाँ पर जिस तरह एक तो ओम बिरला ने ओके कह दिया, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि मैंने नहीं बोला, एकदम से वो जैसे हड़बड़ा गए कि राहुल गांधी क्या उन पर ही वो कह रहे। और उधर जो सत्ता पक्ष के लोग थे, हालांकि कैमरा उनकी तरफ नहीं घूमा, अच्छी बात है,
राहुल गांधी पर ही रहा कैमरा, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को टोकते हुए दिख रहे थे जब उन्होंने वोटर लिस्ट की मांग की, और उसमें राहुल गांधी ने उनको कहा भी कि मुझे बोलने दीजिए। यानी यहाँ पर बीजेपी को क्या ये डर लग रहा है कि अगर वोटर लिस्ट आ गई कांग्रेस के हाथ में, विपक्ष के हाथ में, और वो सारा फिर खेल खुल जाएगा, और ऐसे में ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकती है कि आखिर ये जो जीत मिली है ये वाकई डुप्लीकेट है। क्योंकि शिवसेना ने यही लिखा है, शिवसेना ने तो उसको एक इंद्रजाल कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में चुनाव सीधे तरीके से होंगे, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। ईवीएम डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतदाता सूचियां, मतदाता पहचान पत्र डुप्लीकेट, इसीलिए चुनाव और उनकी जीत भी डुप्लीकेट है। और ये भी लिखा शिवसेना ने कि एक मतदाता एक नंबर, ये चुनाव आयोग की नीति है। तो फिर डुप्लीकेट नंबरों का ये इंद्रजाल किसके उर्वर मस्तिष्क की उपज है? यानी यहाँ पर ये राजीव कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी पर, कि अमित शाह पर, ये देखना है। और उन्होंने ये कहा कि ये सब हथकंडे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की आयोग की जो प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं। भारत का चुनाव आयोग भोला नहीं है, इन्वर्टेड में लिखा है कि भोला नहीं है, और निष्पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो भाजपा के चुनावी घोटाले का एक अहम किरदार है। इतने खरे खरे आरोप जो हैं शिवसेना ने लगाए हैं, और उसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान का भी हवाला दिया, उन्होंने ममता बनर्जी के भी बयान का हवाला दिया। क्या लग रहा है एक बार फिर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है चुनाव आयोग को घेरने के लिए? क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, और लोकसभा चुनाव के बाद वो है कि नहीं है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सारी बातें तो दिखा रही हैं कि इंडिया गठबंधन है, और बैठक करना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है, और वहां पे ये काम होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे? एक तो सुमित्रा जी, जो सदन में फ्लोर मैनेजमेंट है वो इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज उस पर ऑफिस में रोज बैठकें होती हैं विपक्षी कि आज क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, और पूरा विपक्ष एक साथ मुद्दों को उठाता है। आज जब कल्याण बनर्जी राज्यसभा में मसला उठा रहे थे कि भाई संसद का सत्र बढ़ा दिया जाए, और इतवार को भी इस पर चर्चा हो, तो पूरा विपक्ष उनके साथ दिखाई पड़ा। इसी तरीके से लोकसभा में जब राहुल गांधी ने ये मसला उठाया, पूरा विपक्ष उनके साथ दिखाई पड़ा। तमाम मसले होते हैं, सब पे पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई पड़ता है। तो जो आपने कहा कि भाई बैठक जरूरी नहीं है, एकजुटता और उसका काम होना वो ज़्यादा जरूरी, तो वो काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस सरकार की सुमित्रा जी सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि ये अभी तक एक भी विपक्ष का सांसद ना तो तोड़ पाई है और ना अपने में किसी को जोड़ पाई है। तो ये इसकी सबसे बड़ी नाकामी समझी जा सकती है। वरना तो चाणक्य बहुत बड़े बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, बताए जाते हैं, सारी दुनिया को वो कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी सरकार बना सकते हैं। उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब वो लोकसभा के सदस्य भी, उन्होंने ही कहा था कि अमित शाह जो है पाकिस्तान में भी सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह की बातें कही थी। तो ये अभी तक इंडिया गठबंधन का एक भी सदस्य तोड़ नहीं पाए। तो यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, वो उसका सदन में उपस्थिति उसकी वो भी बताती है, सारे मसलों पर एक साथ एकजुट नज़र आते हैं। अब ये मसला जो है सुमित्रा जी, ये काफ़ी बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। और ये शुरुआत तो इंडिया गठबंधन ने ही की, और हरियाणा में जब हार हुई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, जो चुनाव नतीजे आए हैं हम इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन चूंकि उसके तुरंत बाद घोषणा हो गई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की, तो पार्टियां फिर लग गई दोनों राज्यों के इन चुनावों में। तो वो हरियाणा के चुनाव पर जो काम होना चाहिए था, उसकी जो जांच और पड़ताल होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी विलंब हुआ। लेकिन फिर जब दिल्ली का चुनाव आया तो कांग्रेस को थोड़ा समय मिला कि अब महाराष्ट्र हरियाणा की समीक्षा कायदे से कर ली जाए। और वो जब कायदे से जब उसकी समीक्षा हुई समिति, तब ये चीज़ें सब खुलकर सामने आई कि इस तरीके के घपले हुए हैं। और ये कांग्रेस को अब समझ में आया समिति जी, हम लोग लगातार 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे, खासतौर से न्यूज़ पॉइंट में भी और इस खरी में भी, कि सिर्फ ईवीएम मसला नहीं है, ईवीएम के अलावा और बहुत से धतकर्म है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसमें चुनाव आयोग की कुछ ना कुछ संलिप्तता मालूम पड़ती है। और जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सव्यसाची दास थे, उनकी जो एक थीसिस आई थी, उसकी भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की। उसमें थीसिस में भी यही सारी बातें थीं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट के जरिए करती है। और आज जो कपिल सिब्बल ने कहा है, उन्होंने भी इसकी तरफ बताया और कहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से है, और ज़मीन पर सबको मालूम है कि किस तरीके से ये चुनाव जीते जाते हैं, मतलब किस तरीके से रिगिंग की जाती है। ये कपिल सिब्बल का भी कहना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जो कुंदर की मॉडल है या मिल्कीपुर मॉडल है, वो भी है कि किस तरीके से मतदाता को घर से ही मत निकलने दो, उसके बाद कर लो। उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र मॉडल है कि 1 मिनट में 76 लाख वोट पड़ गए, 5:59 के बाद 6 बजे तक, यानी 1 मिनट में
76 लाख वोट पड़ गए। और ये मामला भी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप हमको डाटा दीजिए, आपने कितने लोगों को टोकन दिया 1 मिनट में, तो ये वहाँ पहुंचा हुआ है। तो ये सारे मसले फिर सामने आए, यानी ये मालूम हो गया कि ये बहुत संवैधान मतलब एक तरीका आ जाए सिलसिलेवार और बहुत टेक्निकल तरीके से वोटों की लूट की जा रही है। ये चीज़ें विपक्ष को समझ में आई, विपक्षी आरोप अब लगा रहा है। इसके बचाव में ना तो चुनाव आयोग कुछ कह पा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कह पा रही है। सिवाय भारतीय जनता पार्टी ये कहती है साहब विपक्ष हारता है तो इस तरह की बातें करने लगता है। अरे भाई, जब सवाल चुनाव आयोग पर लग रहे हैं तो आप खामोश बैठिए, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग सक्षम है, एक संवैधानिक संस्था है, और जब आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं जो चुनाव कराता है तो उसी को जवाब देने दिया जाए तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। और जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता तक सब मैदान में उतर आते हैं। तो ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा है चुनाव पर, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई नजर आती है। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, और कपिल सिब्बल के जिस बयान का आपने जिक्र किया उनको सुन लेते हैं, कपिल सिब्बल को, और उनके साथ साथ सुन लेते हैं कि अजय माकन ने भी क्या कुछ कहा है, क्योंकि आज जब राज्यसभा से वॉकआउट हुआ उसके बाद उन्होंने अजय माकन ने ये बातें कही और उन्होंने उसमें टीएमसी का भी नाम लिया, यानी जो अभी चर्चा हम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिसकी बात ये बार बार हो रही है कि वो टूट गया है, या जिसको मोदी ने ये कहा था कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी एकजुट है। पहले सुन लेते हैं कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने वोटर्स लिस्ट में, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट काट दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है, तो पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। काफी उनका बयान जो है अमलेंदु जी मारक है। वैसे भी कपिल सिब्बल बड़े नेता हैं और वकील बहुत बड़े हैं, तो वो जानते हैं कि कोर्ट में भी, अदालतों में भी क्या चीजें चलती हैं और किस तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को उसका जो खिलवाड़ बनाया गया है और जिस तरीके से लोकतंत्र को दिखावा जो हो रहा है, उस पर उन्होंने सारी बातें कही। अजय माकन को भी एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ इसको समझना जरूरी है। संजय सिंह का भी बयान उसके बाद आया है, लेकिन पहले हम अजय माकन को सुनते हैं, फिर आपका जवाब चाहती हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष घेर रहा है चुनाव आयोग को, क्या केवल वो ये सफाई देकर बरी हो सकता है कि हम काम कर रहे हैं और 3 महीने में सुधर जाएगा? जो पिछली गलतियां हुई हैं उसका हिसाब कौन देगा, ये एक जरूरी सवाल है। पहले सुन लेते हैं अजय माकन ने क्या कुछ कहा। क्यों वॉकआउट किया है, किस मुद्दे पर? देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ईगल ग्रुप बनाया गया है। हम लोगों ने लगातार, हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन के कान पे भी जू नहीं रेंग रही। हम लोग इस विषय को हम लोग उठाएंगे और लगातार इसके ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अमरेंद्र जी, राज्यसभा में इस बात पर आखिर चर्चा हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? मतलब क्यों चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं? चाहे सत्ता पक्ष की बात बोले या जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो क्यों नहीं चर्चा होने देना चाहते? किसको बचाया जा रहा है यहाँ पर? और जो एक सवाल जो पहले मैंने किया था कि चुनाव आयोग ये कह रहा है, ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हम अगले 3 महीने में सारे एपिक नंबर हम जो है दुरुस्त कर लेंगे। तो अभी तक जो गलती हुई उसका हिसाब कौन देगा? और तीसरा सवाल जो अजय माकन ने यहाँ पर ये कहा कि डुप्लीकेट नंबर ही नहीं, एक आदमी के कई सारे एपिक नंबर है, मतलब ये एक और आरोप नया जुड़ गया है। इतनी लंबी फेहरिस्त हो रही है आरोपों की, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा या जैसा बोल रहे हैं कि उसके कानों पे जू भी नहीं रेंगती? समिता जी, इसका कोई चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा। और जो दिल्ली हाईकोर्ट में रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उससे समझा जा सकता है कि दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि 3 महीने के बाद तो आपने जवाब दिया, उसके बाद भी ये कहा कि 3 महीने में हम बताएंगे कि हम इस पर क्या एक्शन लेंगे। यानी आपको 6 महीने इस बात पे लग जाएंगे कि आप वोटर लिस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और वोटर लिस्टों में बहुत बड़ा कोई घपला है। चूँकि महाराष्ट्र के चुनाव में समिता जी ये बात आई कि 50 क्षेत्रों में 25,000 से लेके 50,000 तक वोट जो थे वो बढ़े 5 महीनों में। और उनमें से 47 सीटें बीजेपी या उसका गठबंधन जीत गया। और उसके बाद फिर ये जब इस तरह की चीज़ें आना शुरू हुई, तभी फिर वहाँ विपक्ष ने जो था वो सब एक तरीके से कहा, थोरो स्टडी पूरे केस की करना शुरू की कि आखिर इस तरीके से जीता कैसे गया। तो ये समझ में आया कि ये टारगेटेड मामला है। फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि शिरडी में एक बिल्डिंग में ही 7,000 वोट बन गए। और फिर जब दिल्ली का चुनाव हुआ समिता जी, तो ये आया कि वो एक सांसद के 2-2 रूम के कमरे में जो फ्लैट्स हैं उनमें 50-50 वोट बढ़ गए। फिर कहा गया कि साहब ये तो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, तो ये कुछ ने कहा कि हम किराया देते हैं। अगर आपके यहाँ काम करने वाले हैं या आपको किराया देते हैं, तो पहली बात तो ये कि सांसद निवास किराए पर उठाने के लिए तो होता नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि साहब उसने किराया देते हैं और इसलिए उनके सांसद जी के फ्लैट पर उसका वोट बन गया, तो उन सांसद जी से वो आवाज़ छीन लिया जाना चाहिए कि आप किराए पर उठा रहे हैं। तो यानी एक ये दुराचार ये भी है। तो जिन सांसदों के यहाँ बताया गया कि उन सांसदों के यहाँ किराए पर लोग रह रहे थे, उनके वोट बन गए हैं, तो 2 कमरे के फ्लैट में कितने लोग किराए पर रह सकते हैं और वो कितना किराया वसूल रहे हैं और अपनी इनकम में दिखाते हैं, उस किराए को नहीं दिखाते हैं। और ये कदाचार है कि नहीं है। तो ये एथिक्स कमेटी जो है लोकसभा की या राज्यसभा की, उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि यह कदाचार कर रहे हैं सांसद महोदय। तो यानी समिता जी इस तरीके से घिरे हुए नजर आए और इस पर कोई जवाब किसी तरीके का चुनाव आयोग नहीं देगा, ये साफ तौर पर समझा जाता है। राहुल गांधी से भी जब बाहर निकलने के बाद पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है इस पर चर्चा होगी, उनका कि नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। 10 सेकंड की बाइट है, वो भी हम लोग सुन देंगे राहुल गांधी की। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई चर्चा हो पाएगी। तो समिता जी और जो अजय माकन कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो आपने पूछा कि आखिर किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचाया जा रहा है समिता जी, ये सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जो दुरभिसंधि है उसकी कोई पोल ना खुलने पाए, इसके लिए जो है वो जो आसंदी पर बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस पर चर्चा ना होने पाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी पे तो सीधा सीधा आरोप नहीं है, वहाँ तो चुनाव आयोग की बात की जा रही है, वोटर लिस्ट की बात की जा रही है। तो अगर वोटर लिस्ट पे कोई चर्चा होना चाहती है तो क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर संसद में चर्चा नहीं होगी समिता जी, अगर देश के संविधान लोकतंत्र के ऊपर कोई संकट है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई खामी नज़र आ रही है, तो उसकी चर्चा अगर संसद में नहीं हुई तो क्या पाकिस्तान में होगी? तो बताएं फिर मोदी जी और बताएं ओम बिरला साहब और बताएं धनखड़ साहब और हरिवंश जी, क्या ये चर्चा पाकिस्तान में होनी चाहिए कि भारत में वोटर लिस्टों की गड़बड़ियाँ हो रही हैं? तो ये सवाल तो उनसे बनता है। तो इसलिए समिता जी यहाँ चूंकि वो दुरभिसंधि है और ये मालूम है सरकार को भी कि दुरभिसंधि कोई है, इसलिए जो है बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आता है जी। और किस तरीके से बचा रही है बीजेपी चुनाव आयोग को, ये बार बार ये चीज सामने आ रही है। और दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी ने 27 साल बाद जीत दर्ज की, आम आदमी पार्टी को हराया,
कांग्रेस को फिर से 0 सीटें आई, जबकि माहौल जो था जमीन पर वो ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी को ऐसा क्लीन स्वीप मिलने वाली है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की महाराष्ट्र के बाद। तो ये सवाल फिर उठे कि क्या दिल्ली में भी गड़बड़ हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले भी इस सवाल को उठाया था। और जो आपने जिक्र किया, संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल या आतिशी, बार बार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि हमने आज चुनाव आयोग को ये लिखा, हमने आज ये सवाल उठाया। लेकिन चुनाव संपन्न हुए और जो दावा था बीजेपी का, सत्ता उसने बना ली। लेकिन अभी भी वो सवाल कायम है। संजय सिंह ने आज फिर कुछ जरूरी बयान दिया है, उसको सुनते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी का वो बयान भी अगर आ चुका है तो हम उसको भी सुन लेते हैं। और पहले सुनते हैं संजय सिंह को। चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। जो बात राहुल गांधी ने कही वही बात संजय सिंह कह रहे हैं, वही बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का पक्ष आना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि राज्यसभा में चर्चा नहीं होने दी जा रही, वोटर लिस्ट भी नहीं दी जा रही। और चुनाव घोटाले की बात शिवसेना ने भी यही सवाल उठाए हैं। तो अमरेंद्र जी, ये जो बात हो रही है और अब इसमें बंगाल का नाम आने लग रहा है। अभी हालांकि बिहार में पहले चुनाव है, लेकिन बिहार को लेकर भी अभी हो सकता है वहां भी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग को सीधे सीधे उन्होंने तो चीयर लीडर ही कह दिया है। तो वो एक बिहार में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि 3 महीने बाद ही शायद बिहार में भी चुनाव की घोषणा तब तक हो। और अभी 3 महीने में अगर वोटर लिस्ट सुधर जाती है तो क्या बीजेपी के पास बिहार में चांसेस रहेंगे जीतने के, ये देखना होगा ईमानदारी से। और अब बंगाल चुनाव की जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर ममता बनर्जी ने जो अभी से मोर्चा खोल लिया है, क्या ये बीजेपी को एक बड़ा झटका है? क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पिछले बार भी मैंने खेला नहीं होने दिया था और इस बार भी मैं खेला नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी का अभी से मोर्चा संभालना बीजेपी के लिए कितना नुकसान कर सकता है? समित्रा जी, पिछले बंगाल चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में नारा दिया था आपकी बार 200 पार, और उस नारे के पीछे भी यही गणित रहा होगा 200 पार का कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन पिछली बार भी वहाँ काम बीजेपी का बन नहीं पाया। और ममता बनर्जी चूँकि सतर्क थी और शायद ये चीज़ें पहले से समझ में आ रही होंगी, और वहाँ उनका ग्रास रूट पे अपना संगठन है, उसने ये काम किया वहाँ, तो वो चीज़ें पकड़ में आ गई। और अभी भी 1 साल पहले से ही अगर चीज़ें बंगाल में पकड़ में आ गई समिता जी, तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी इसको लेकर काफ़ी सचेत हैं और उन्होंने साल भर पहले ही चीज़ें पकड़ ली। और समिता जी, राहुल गांधी कुछ कहते रहते हैं, और अगर ये इस ग्रास रूट पर जाकर तृणमूल कांग्रेस ये सब नहीं करती शो कि भाई ये एपिक नंबर कि हमने पकड़ लिए हैं, तो चुनाव आयोग एकदम से बैकफुट पर नहीं आता। और चुनाव आयोग इतना बैकफुट पर आया है, जैसा हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि उसको नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनको बैठक बुलाकर ये अपने सारे निर्वाचन अधिकारियों को, जिला स्तर तक के निर्वाचन अधिकारियों को कहना पड़ा है कि भाई आप राजनीतिक दलों के संपर्क में रहिए और उनकी जो दिक्कतें हैं या समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, उनका आप निराकरण कीजिए। इससे पहले तो कोई बात नहीं होती थी। यानी पूरा इंडिया गठबंधन समिता जी वो मिलकर चुनाव आयोग से समय मांगता रहा और समय नहीं दिया गया, साल भर तक समय नहीं दिया गया। और उसके बाद एक चिट्ठी में बहुत भद्दी भाषा में राजीव कुमार जी की, जिस समय मुख्य चुनाव थे, वो विपक्ष को लिख दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धमकी भरी अंदाज में चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो यानी एक तरीके से धमकाने का काम जो था वो चुनाव आयोग कर रहा था पूरे लोकतंत्र को। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकाने का काम नहीं था, ये इस देश को के लोकतंत्र को धमकाने का काम जो था वो चुनाव आयोग कर रहा था और राजीव कुमार कर रहे थे। तो ये चीज़ें पकड़ में आई। तो अब जिस तरीके से सतर्क दिखाई पड़ रही है ममता बनर्जी और वहाँ इंडिया गठबंधन सतर्क दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ें अब बढ़ेंगी। और लोगों की समझ में आ गया है कि ना तो मोदी जी ईमानदारी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, ना हरियाणा की, ना महाराष्ट्र की और ना दिल्ली की बीजेपी की सरकार जनता के वोटों से बनी है। ये सबको समझ में आ गया है और ये बात जन जन तक है। और आप किसी भी आम आदमी से समिता जी बात कर लीजिए, भले ही वो बीजेपी का समर्थक ही क्यों ना हो, वो ये बात जरूर कहते हुआ मिल जाएगा कि चुनाव आयोग की वजह से ही ये सरकारें बन रही हैं और आगे भी चुनाव आयोग की वजह से सरकारें बनेंगी। ये बात कहता हुआ आपको बीजेपी का समर्थक भी मिल जाएगा।
जी बिल्कुल। और चुनाव आयोग जो है वो इस समय एकदम कमजोर और लाचार कहें या चालाक, क्योंकि वो बीजेपी की पूरी तरह से गिरफ्त में दिखाई दे रहा है और दूसरे दलों को वो ये बता रहा है कि वो बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है। ये इसलिए उसकी चालाकी यहाँ पर दिख रही है। राहुल गांधी का अगर वो बयान आ गया है तो हम उसको भी सुन लेते हैं। तो उन्होंने संसद से निकल कर कहा, एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को, उसके बाद हम देखते हैं कि ईगल जो समूह है कांग्रेस का, जो 8 सदस्यों का, उसने अभी चुनाव आयोग पर क्या नया आरोप लगाया। पर पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी को। वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है चर्चा होगी सर? मुझे नहीं लगता सर भूपेश बघेल के छापा पड़ा सर ईडी का, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है चर्चा होगी सर? मुझे नहीं लगता सर भूपेश बघेल के छापा पड़ा सर ईडी का, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है चर्चा? अमरेंद्र जी, राहुल गांधी ने सीधे कह दिया मुझे नहीं लगता। हालांकि जो उनका काम था संसद में, वो सवाल ही उठा सकते हैं, जवाब देने का काम तो चुनाव आयोग करेगा या बीजेपी बताएगी कि हाँ कब वो इस मुद्दे पर चर्चा करवाएगी। लेकिन अगर नहीं करवाएंगे तो ये राहुल गांधी ने क्या एक बार फिर से गेंद जो डाल दी है बीजेपी के पाले में, तो देश को ये बता दिया है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है फिर से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। और इधर चुनाव आयोग पर भी जो ईगल समूह जो हमने बताया था कि जो कांग्रेस नेताओं का एक समूह बनाया गया, उसने ये लिखा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। असल में कांग्रेस ने मांगा था कि आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, तो चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हम निगरानी कर रहे हैं और हम अभी देख रहे हैं और 3 महीने में हम सब कुछ सुधार देंगे। ये सारी बातें जो बोली, उसी पर ईगल ने उसको घेरा है। और यहाँ पर राहुल गांधी का ये जो मान लेना है कि वो नहीं करेगा, मतलब विपक्ष जानता है। अब ऐसे में विपक्ष के पास चारा क्या है? ममता बनर्जी की तरह अभी से मोर्चा खोलकर बैठ जाए, अखिलेश यादव यूपी में और तेजस्वी यादव बिहार में और आगे जहां भी चुनाव है, चाहे असम में चाहे तमिलनाडु में, मतलब हर जगह अभी से विपक्ष जो है मोर्चा संभाल ले। क्या एकमात्र यही रास्ता अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सुमित्रा जी, आदम गंजू का एक शेर है कि जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं पूरे होश व हवास में। तो ये पूरे होश हवास में अब यही समझ में आता है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सरकार की पिछलग्गू बनी हुई, बल्कि सरकार की एजेंट बनी हुई दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसे में अब जनता के सामने और विपक्ष के सामने भी सिर्फ आंदोलन एक रास्ता बचता है और उसे आंदोलन करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में आंदोलन होने चाहिए सुमित्रा जी। ये इस विपक्ष की भी नालायकी ही कही जाएगी कि इतने बड़े घपले अगर हो रहे हैं, आपको लगता है इतने बड़े घपले हो रहे हैं, तो आप सिर्फ बयान देने पर और ट्विटर पर पोस्ट करने पर, चिट्ठियाँ लिखने तक आप सीमित हैं। किसी की तरफ से कोई भी एक आंदोलन इस तरीके से नहीं हो रहा है। सिर्फ मरकर वाली गांव में, वो भी आम नागरिकों की तरफ से किया गया, वहाँ भी विपक्ष ने कुछ नहीं किया। तो ये विपक्ष की भी एक नालायकी समझी जा सकती है कि इतने बड़े मसले जब सामने आ रहे हैं और आप जो है वो केवल अपने बयानबाजी पर उतरे हुए हैं और जो मुख्य जगह है चुनाव आयोग, वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू होना चाहिए और लगातार धरना प्रदर्शन होना चाहिए। मांग की जानी चाहिए कि भाई आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, आपने गड़बड़ियाँ क्या की हैं, आप 3 महीने बाद क्यों देंगे, आज क्यों नहीं दे सकते आप? 3 महीने में आखिर क्या देंगे? और उसके बाद भी चुनाव आयोग कह भी रहा है सुमित्रा जी कि हम 3 महीने में ठीक कर लेंगे इसको, ये भी कह रहा है। तो जब 3 महीने में ठीक कर लेंगे, इसका मतलब जो 3 महीने बाद जो उसने हाई कोर्ट में कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में कि 3 महीने बाद हम बताएंगे, तो इसका मतलब जब ये गड़बड़ियाँ ठीक कर लेगा तब वो वोटर लिस्ट देगा। तो विपक्ष का वो काम तो रह गया कि जो आपने पिछले 10 सालों में जो गड़बड़ियाँ की हैं या 11 सालों में जो गड़बड़ियाँ की हैं वो पकड़ में ना आए, तो इसी का आप इंतजाम कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप 3 महीने में उसको ठीक कर लेंगे। तो अभी कोई क्यों नहीं दे सकता, वो ये सवाल जो है विपक्ष उठाना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि आंदोलन करना पड़ेगा निश्चित तौर पे। और सिर्फ संसद में बात रखकर देखिए, जब संसद में चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर सड़कें जो हैं उनको बोलना पड़ता है। तो सड़कें जब तक गुंजायमान नहीं होंगी और सड़कों पर जब तक नारे नहीं लगेंगे, तब तक लोकतंत्र में इस तरीके से चीज़ें नहीं संभलती हैं। निश्चित तौर पे कि उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, आंदोलन भटकते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जीवंत तभी रहता है जब जनता की उसमें भागीदारी हो। और ये काम पूरे विपक्ष को मिलकर करना होगा कि जनता की भी इसमें भागीदारी हो और जनता को भी बताया जाए कि ये सिर्फ विपक्ष का मसला नहीं है कि कौन सरकार में आया कौन सरकार में नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने वोट किसी को दिया और सरकार में कोई बैठा हुआ है तो ये जनता के मत की चोरी है। जी बिल्कुल, जनता के
हक की चोरी हो रही है यहाँ पर। और इंडिया गठबंधन बेशक संसद के भीतर अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको सड़क पर भी अपनी ताकत दिखानी होगी और अपना एक जो जज्बा है लोकतंत्र को बचाने का, उसका अब प्रत्यक्ष प्रमाण देने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने जो कहा था कि मैं चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठूंगी, तो चुनाव आयोग को तुरंत ही सफाई भी देनी पड़ी और बैठक भी करनी पड़ी। इसका मतलब अगर चुनाव आयोग को आप 3 महीने की और मोहलत देते हैं कि वो अपनी सारी गड़बड़ियों को दुरुस्त कर ले, तो फिर विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं रहेगा कि वो उन गड़बड़ियों का कोई प्रमाण पेश कर सके। इसीलिए अभी उसको जो भी करना है आज और अभी करने की जरूरत है। अब जो एक प्रक्रिया अपनी तरह से चलती रहे, आप चिट्ठी लिखें, आप चुनाव आयोग से मिलने जाएं, आप संसद में अपनी आवाज उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ जनता को जागरूक करके उसको जोड़ें और लोकतंत्र में एक नए किस्म का आंदोलन लोकतंत्र बचाने के लिए किया जाए। तभी ये सारे जो घोटाले हो रहे हैं उन पर रोक लग सकती है। तो अमनिंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।